और मोल के बारे में हम कॉन्सेप्ट लेंगे इसका। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, मोल क्या होता है, इन दोनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए एवोगैड्रो नंबर होता क्या है। एवोगैड्रो नंबर कहता है इज द कलेक्शन ऑफ 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 23 पार्टिकल्स। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है Na से, ठीक है। अब हम पहले इसको समझ लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 23। क्वेश्चन इज दैट, क्या हम कोई और वैल्यू नहीं लिख सकते थे कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 23 ही क्यों लिया? ये वहां पे क्वेश्चन जो है वो बनता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम जानते हैं, जानने के लिए आगे जाके जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर भी। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू दी 1 मोल। अब दो बातें रिलेट होगी। पहली बात हमें ये समझनी है कि एवोगैड्रो नंबर की ये वैल्यू क्यों आई है, पहली बात हमने ये समझनी है। दूसरी बात हमें यही पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय मोल, मोल क्या होता है। अच्छा, इसको समझते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं, वो एग्जांपल्स देखें आप कि 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 23 ऑफ एटम ऑफ कार्बन आर इक्विवेलेंट टू दी 1 मोल, ठीक है, ऑफ कार्बन। आर इक्विवेलेंट उसने कह दिया 1 मोल ऑफ कार्बन। अच्छा देखिए, कार्बन के साथ एटम लिखा हुआ है क्योंकि कार्बन एक एटम है, नॉट अ मॉलिक्यूल, नॉट अ सब्सटेंस। कार्बन एक एटम है। अब दूसरी बात हमें यह पता होनी चाहिए क्या कि 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो जाएंगे, तब भी क्या होगा, ये इक्वल किसके होगा, 1 मोल के इक्वल होगा। इसको समझने के लिए हमें मोल की डेफिनेशन पता होना बहुत जरूरी है। व्हाट इज मीन बाय मोल? मोल कहता है मोल इज डिफाइंड एज अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये बात क्लियर की कि कितने पार्टिकल्स इसके अंदर क्लियर होते हैं। 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 23 पार्टिकल्स यहां पे क्लियर होते हैं। ये इक्वल होता है उनके नंबर। आगे मेरे पास कहता है कि ये कौन क्या क्या हो सकते हैं, वो एटम भी हो सकता है, वो आपका मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, वो आपका फार्मूला यूनिट भी हो सकता है। अगर हम मोल की थोड़ी सी डेफिनेशन को और समझते हैं, वो कहता है द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल इज अ एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। अब पहली बात हमें यह पता होनी चाहिए, उसने कहा कि अगर हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 इसकी पावर 3 पार्टिकल्स हो जाएंगे, वो इज इक्वल टू होगा 1 मोल के। ये बात उसने हमें क्लियर की। अब दूसरी बात उसने ये कह दी कि अगर हमारे पास किसी भी चीज, किसी भी एटॉमिक मास हो, अगर हमारे पास एटॉमिक मास हो, फार्मूला मॉलिक्यूलर मास हो, फार्मूला मास हो, उसको एक्सप्रेस कर दें आप ग्राम के अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। उसकी एग्जांपल्स नीचे दी हुई हैं हमारे पास। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एक्सप्रेस इन ग्राम। अच्छा देखिए, यहां पे हमने कार्बन का एटॉमिक नंबर नहीं लिया। हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, यह बात हमें क्लियर है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन हमने यहां पे बात करनी है किसकी, एटॉमिक मास की, फार्मूला मास की, मॉलिक्यूलर मास की। तो अब हमें यह पता होना चाहिए क्या कि मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास ऑफ कार्बन को अगर मैं एक्सप्रेस करूं 12 ग्राम के अंदर, तो ये इक्वल किसके हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 मोल हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरी एग्जांपल दी गई है हमारे पास किसकी, मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। मॉलिक्यूल कौन सा है हमारे पास, वाटर का। अब हमने लिया है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अगर मैं यहां पे एटॉमिक मास लेता, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। तो यहां पे हमने क्या लिया है, मास लिया है। मास को उसने इज इक्वल किया है 18 ग्राम ऑफ कार्बन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल। ओके,
अब हमारे पास कहता है कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हमें पता है 1 होता है और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है 16 होता है। अब मैंने नीचे कैलकुलेट करके आपको समझा दिया 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। तो ये हमारे पास 18 ग्राम ऑफ कार्बन इज 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप और सबसे मेन जो आप कह सकते हैं स्टेप है, वो स्टेप हमारे पास क्या है कि ये अमाउंट आई कहां से और ये अमाउंट ही हमने क्यों ली, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ही क्यों ली। सबसे मेजर क्वेश्चन ये है हमारा। ये अमाउंट हमने इसलिए ली कि हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी पीछे, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब हमने कहा था कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका हम उनके पार्टिकल को काउंट करना बहुत मुश्किल है केमिस्ट के लिए, तो हम उनको रिलेट कर देते थे कार्बन 12 के आइसोटॉप्स के साथ। अब कार्बन 12 के आइसोटॉप के साथ हमने रिलेट तो कर दिया, ये बात हमें क्लियर हो गई, लेकिन अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई कि 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 कहां से आया और ये अमाउंट ही क्यों ली गई। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये है कि y 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इज इक्विवेलेंट टू दी 1 मोल। हमने इसको ही क्यों लिया, इक्विवेलेंट किया 1 मोल के। हम कोई और वैल्यू क्यों नहीं कर सकते थे 1 मोल के इक्वल। हम इसलिए नहीं कर सकते थे कि हमें पता है कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन 12 आइसोटॉप का जो मास होता है वो क्या होता है 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23। ठीक है, -23 होते हैं पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर। अब ये बात हमें पता कहां से चली, ये बात हमें चली स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए, हमें ये बात समझ में आई। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमने ये वैल्यू निकाली। अब हमारे पास एक चीज 12, अगर मैं कोई चीज बनाता हूं तो वो 12 चीजों से मिलके बनी है। अगर मेरे पास कार्बन 12 चीजों से मिलके बना है तो अगर मैंने कैलकुलेट करनी है इसकी अमाउंट को कैलकुलेट करना है तो मैं सबसे पहले इसकी एक पीस है उसकी अमाउंट को कैलकुलेट करूंगा। मिसाल के तौर पे अगर कार्बन 12 पीसेस से मिलके बना है तो अगर मुझे एक पीस की वैल्यू पता चल जाएगी तो मैं क्या कर दूंगा, उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू को निकाल लूंगा। अब हमारे पास कार्बन 12 की वैल्यू उसने क्या कहा 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 है। ये कार्बन आइसोटॉप ऑफ कार्बन 12 की वैल्यू है, ये मास ऑफ आइसोटॉप ऑफ कार्बन 12 की वैल्यू ये है। ये बात हमें क्लियर हुई। अब मैंने 1 की अगर वैल्यू निकालनी है तो मैं इस वैल्यू को 1 के साथ डिवाइड कर दूंगा और उसके बाद इसको क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आ जाएगी। अब हमने दूसरी बात ये की थी कि हम मोल को कैलकुलेट भी तो कर सकते हैं। वो कैलकुलेट हम किस तरह कर सकते हैं, हमें किसी भी चीज, किसी भी सब्सटेंस का, अब यहां पे सब्सटेंस जो यूज किया गया है, अगर किसी को सब्सटेंस के बारे में नहीं पता तो इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर सब्सटेंस का पूरा एक मैंने टॉपिक जो है वो डिस्कस किया है, आप उसको देख सकते हैं। अब वो कहता है कि मास ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी चीज का मास होगा सब्सटेंस का, आपने उसको डिवाइड कर देना है मोलर मास से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपका मोल्स आ जाएंगे। अगर मोल निकालने हैं तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। आप इस फार्मूले से सब्सटेंस भी निकाल सकते हैं, किसी भी चीज की सब्सटेंस को भी आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो